हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं वो अपन को आज के वीडियो में समझना है। साथ ही में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी स्टडी करेंगे, एक होगा इथेनॉल और एक होगा इथेनोइक एसिड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कंबसन। तो देखो, कंबसन का मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना, जलाना। इसे अपन क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं। द एक्ट ऑफ बर्निंग जो होता है वो क्या कहलाता है? कंबसन। तो कंबसन इज एन एक्ट ऑफ बर्निंग। इट इज यूजुअली अ रैपिड रिएक्शन। बहुत ही जल्दी रिएक्शन होती है ये, जिसमें कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं और जलते भी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं? हीट और लाइट रिलीज करते हैं। हीट भी रिलीज होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। आपने किसी चीज को जलते हुए देखा होगा तो वहां से लाइट भी तो आती है। तो कंबसन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बर्न होते हैं, बर्न होकर CO2 हमेशा बनाएंगे, साथ में हीट हमेशा निकलेगी और साथ ही में क्या होगा? लाइट प्रोड्यूस होगी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं। और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ऐड होती है। तो ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिएक्शन देखते हैं। अब देखो, ये सारी रिएक्शन, 3 रिएक्शन यहां दे रखी है। आप इसे एक बार में ही आराम से लर्न कर सकते हैं। देखो, जो भी कंपाउंड की अपन को बर्न करवाने की रिएक्शन लिखनी है या कंबसन की रिएक्शन लिखनी है, अपन को क्या करना है? उस कार्बन की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन से करवानी है वो अभी अपन मैं आपको समझाऊंगा। अब उस कंपाउंड में जितने कार्बन होते हैं उतने तो आपको बनाने हैं CO2। जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ, मान लो 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बना देनी है। ठीक है, और फिर बैलेंस करके ऑक्सीजन के नंबर सेट कर देने। कैसे? देखते हैं एक एक करके। देखो, कार्बन है, कार्बन मतलब सिर्फ कार्बन को बर्न करूंगा तो क्या होगा? तो यहां पर कार्बन है, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करें। यहां पर कितना कार्बन दिख रहा है? एक कार्बन है तो एक CO2 बन गई। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है इसलिए H2O नहीं बनी। साथ में हीट रिलीज होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। अब देखो, यहां कितनी ऑक्सीजन काम आ रही है? O2 मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, या O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर भी O2 लिख दी, बात खत्म हो गई। अगला देखते हैं। देखो, CH4 के कंबसन की रिएक्शन लिखनी है तो सबसे पहले CH4 लेंगे, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। अब यहां पे देखो, यहां कार्बन कितना है? 1, तो 1 क्या बना दिया? CO2 बना दिया। हाइड्रोजन कितने? यहां पर 4, तो 4 का हाफ करेंगे, कितना होगा? 2, तो 2 क्या बना देंगे? H2O। अब यहां पर इस तरफ टोटल ऑक्सीजन काउंट करो। देखो, 2 ऑक्सीजन तो इधर, क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है, और 2 ऑक्सीजन इधर। टोटल कितनी होगी? 4 ऑक्सीजन। यहां O2 के आगे 2 लगा दिया ताकि 4 ऑक्सीजन हो। साथ में हीट और लाइट तो रिलीज होगी। जैसे अगली रिएक्शन है इथेनॉल की बर्निंग की, इथेनॉल के कंबसन की। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है इथेनॉल, मतलब OH लगेगा, ऑल आ रहा है तो, और इथेन मतलब 2 कार्बन का अपन को क्या करना है? कंपाउंड बनाना। तो CH3 CH2 OH भी लिख सकते हैं, इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। अगेन इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे। कितने ऑक्सीजन चाहिए अभी अपन देखते हैं। अब इसमें कार्बन कितने? देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बन गई। हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखो, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। 6 का हाफ करते हैं, कितना होता है? 3, तो 3 क्या हो जाएगा? H2O। हीट और लाइट रिलीज होगी, कोई तकलीफ नहीं। अब कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी वो देखते हैं। देखो, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन तो इधर और 3 ऑक्सीजन इधर, तो 4 और 3 कितना होता है? 7। एक ऑक्सीजन इस कंपाउंड में पहले से ही है तो पीछे कितनी बची? 6 ऑक्सीजन, तो 3O2 लिख दिया। तो इस तरीके से कंबसन होती है। कंबसन में कोई भी कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट तो हमेशा बनेगी, कभी कभी H2O भी रिलीज होती है। जितने कार्बन होंगे उतनी CO2 बनानी है, जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ H2O बनाने, साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करनी है, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड, कंबसन से रिलेटेड। पहला है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें ओनली कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा एकदम क्लीन फ्लेम के साथ, और क्या कलर की होती है क्लीन फ्लेम?
ब्लू कलर की फ्लेम के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक चीज जल रही है तो इसका मतलब कंप्लीटली कंबस्टिबल है, पूरी तरह से जल रही है। ठीक है, ब्लू फ्लेम बनेगी, साथ में कोई धुआं नहीं निकलेगा, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन होता है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम निकलेगी, कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होगा और कंप्लीटली कंबस्शन होगा, कोई तकलीफ नहीं। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है, अगर उनको अपन बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम रिलीज होगी और येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी, साथ में कुछ ब्लैक कलर का स्मोक टाइप सब्सटेंस भी रिलीज होगा, और वो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है जो निकल रहा है उसमें से वो अनबर्न्ड कार्बन है, मतलब जो नहीं जल सका कार्बन है वो निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंबस्टिबल नहीं होते, कुछ रह जाते हैं और वो कार्बन जो होता है धुएं के फॉर्म में निकलने लगता है, और साथ ही में फ्लेम कैसे कलर की होती है, येलो कलर की। अब तब क्या होगा कि अगर अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेकिन सप्लाई जो करें एयर की वो लिमिटेड एयर की सप्लाई करें, मतलब एयर जो है वो इतनी ज्यादा ना दे, ऐसे केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी कंप्लीटली कंबसन हो नहीं पाएगा और वो भी येलो फ्लेम देगा और ब्लैक स्मोक देगा। क्यों देगा ऐसा? क्योंकि उसे कंप्लीटली सप्लाई नहीं मिल रही। और इसको अपन एक डेली रूटीन लाइफ के ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं। आपने गैस या केरोसिन स्टोव देखा होगा, अपने जो घरों में गैस होता है जिसपे अपन खाना पकाते हैं, वहां पे देखा होगा छोटे छोटे से छेद होते हैं उसमें, जहां से वो फ्लेम निकलती है बाहर। वो जो पोर है वो इसलिए दे रखे हैं ताकि इतनी एयर उसे मिले मिक्सचर को, ताकि वो कंप्लीटली कंबसन शो कर सके। तो जनरली जब अपन गैस को चालू करते हैं, उसको जलाते हैं, उसका अंदर का फ्यूल जलाते हैं, तो कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू फ्लेम निकलती है। अगर आप कहोगे कि सर हमारे घर में तो जो गैस के सिलेंडर से जो मतलब गैस जला रहे हैं उसमें ब्लू नहीं निकल रही, येलो कलर की फ्लेम निकल रही है, तो अगर येलो निकल रही है तो आपको दो चीजें हैं। एक तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो भी कंटेनर है जिसमें खाना पका रहे हैं वो भी नीचे से काले हो रहे होंगे, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी वो एयर के इनलेट्स छोड़े हुए हैं, जो एयर के लिए होल छोड़े हुए हैं, वो किसी कारण से फिल हो गए, चाहे खाना गिर गया होगा उसके ऊपर या कुछ भी गंदगी वंदगी से, वो डर्ट से वो ब्लॉक हो गए। अगर आप उसे वापस खोल लेंगे तो वापस ब्लू फ्लेम बनने लगेगी और वो जो कंटेनर नीचे से ब्लैक हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ दीज एयर होल जो है वो ब्लॉक हो जाए तो फ्यूल बर्न विथ येलो फ्लेम, ब्लैक स्मोक होगी, जिससे बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स ब्लैक हो जाएंगे और फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है। इन पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम देते हैं, क्यों देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम देते हैं, क्यों देते हैं, अगर गैस और केरोसिन स्टोव जो होता है उसमें वो छेद क्यों छोड़े जाते हैं, अगर वहां से येलो फ्लेम निकल रही है तो इसका क्या मतलब है, अगर खाने के कुकिंग वेसल्स के नीचे ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये सब आपको इधर से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम। आपने कुछ चीजें देखी होगी, अगर आपने जो कोल देखा है, वो पत्थर के कोयले आते हैं जो, उनको देखा हो बर्न करते हुए तो वो एकदम लाल लाल हो जाते हैं लेकिन फ्लेम नहीं निकलती। लेकिन आपने कैंडल को जलते हुए देखा हो या अपने घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसकी गैस जब बर्न होती है वो देखा हो तो फ्लेम निकलती है। तो फ्लेम कब निकलती है और कब नहीं? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, सिर्फ गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं बर्न करते हुए फ्लेम देते हैं। फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं जो गैसियस नहीं है फिर भी फ्लेम प्रोड्यूस करती है। ऐसा इसलिए कि वो सारी चीजें जो होती है वॉलेटाइल होती है, या तो अपने आप गैस में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपने अल्कोहल देखा हो या अपने परफ्यूम वगैरह देखा हो, उनको जब बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड होता है लेकिन अपने आप ही उड़ जाता है, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी बर्न करके फ्लेम देगा। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको जैसे ही बर्न करने लगते हैं वो गैस या सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकती है तो वो भी क्या देगी? फ्लेम देगी। तो फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैस या सब्सटेंस बर्न। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस गैस है या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल सब्सटेंस कैसे होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो या तो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या थोड़ा सा गर्म करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या उनमें कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो वो बर्न होते समय फ्लेम देंगे, अदरवाइज विदाउट फ्लेम के क्या होंगे? जलेंगे। जैसे एलपीजी, सीएनजी, वैक्स। एलपीजी, सीएनजी जो अपने घरों में भरते हैं उसमें क्या होती है? नेचुरल गैस होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सर होता है और वो गैस है तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होंगे और फ्लेम भी निकलेगी। वैक्स जो होता है जब उसे बर्न करने लगता है तो पहले लिक्विड और फिर वो गैस से सब्सटेंस जैसा बनेगा जिसकी वजह से उसमें भी फ्लेम निकलती है। कोल जो होता है
वो स्टोन कोल की बात करते हैं। एक तो लकड़ी के कोयले आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। स्टोन कोल जो है वो विदाउट फ्लेम जलते हैं क्योंकि उनमें वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं होते। अगर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे कोल में तो वो थोड़ी देर तो ऐसे फ्लेम के साथ जलेंगे और हाथों हाथ बुझ जाएंगे, फिर सिर्फ लाल लाल होंगे, विदाउट फ्लेम जलेंगे। तो ये एक बार ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इस पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट बाकी है वुड का, ठीक है, उसको भी अपन अच्छे से देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कंबसन में जो अपन टॉपिक कर रहे थे कि कौन से सब्सटेंस फ्लेम देते या नहीं देते, उसमें एक और पॉइंट है वुड और चारकोल। वुड और चारकोल को जब अपन बर्न करते हैं तो इनिशियली में तो फ्लेम आती है और फिर ये विदाउट फ्लेम जलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली इन सब्सटेंस के अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं वुड और चारकोल के अंदर। तो जब बर्न करना शुरू करते हैं तो वो वॉलेटाइल सब्सटेंस पहले बर्न होते हैं और उनके बर्न होने की वजह से फ्लेम निकलती है, फिर ये बर्न होते हैं और विदाउट फ्लेम जलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो या तो गैसियस है या वॉलेटाइल है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तब तो फ्लेम के साथ जलेंगे, नहीं तो विदाउट फ्लेम के साथ बर्न होंगे, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंबस्टन जो होता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है। क्यों है ऑक्सीडेशन? क्योंकि इसमें भी अपन जितनी भी रिएक्शन अपन ने कंबस्टन की लिखी उसमें ऑक्सीजन ही तो ऐड किया था, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, उसको अपन करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अपन चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड उस तरह की रिएक्शन भी देते हैं। जैसे एक रिएक्शन अपनी बुक में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होना क्या है? एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीजन आई कहां से जो ऑक्सीडेशन कराएगी? वो देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी अपन ने चैप्टर नंबर 1 में किया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने में मदद करते हैं। अब यहां पर या तो एल्केनाइन KMnO4 ले लो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है, दोनों नहीं लेने, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जिस सब्सटेंस के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं, इनकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं। मतलब ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन होना ऑक्सीडेशन क्यों है? कोई दूसरी रिएक्शन भी तो हो सकती है, ऑक्सीडेशन ही क्यों कहला रहा है? तो देखो इथेनॉल में ऑक्सीजन कितना है? 1। इथेनोइक एसिड में ऑक्सीजन का नंबर देखे तो कितने? 2। इसका मतलब एक एडिशनल ऑक्सीजन आ रही है, इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और ऑक्सीजन ऐड होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एक और तरीके से समझा सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5 और 1 कितने हो रहे हैं? 6। और यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 1 4। हाइड्रोजन के नंबर कम हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन के नंबर घट रहे हैं, वो भी ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन के नंबर घट रहे हैं, इसलिए ये कन्वर्जन क्या है? एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने की रिएक्शन लिखो, तो अभी यही लिखनी है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन समझाओ, तो अभी ये लिखनी है। इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन रिएक्शन लिखो, तो अभी यही लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल बताओ, तो एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। कोई तकलीफ नहीं। KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी सब्सटेंस पे कुछ और सब्सटेंस ऐड होता है। एडिशन रिएक्शन पे भी यही हो रहा है। एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे तो ऐड हो ही नहीं सकता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। जब मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको सबसे पहले बताया था, तो मैंने बताया था कि उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इस वजह से एक कार्बन जहां 4 जनों से जुड़ सकता था, 4 ग्रुप से जुड़ सकता था, अब वो 4 ग्रुप से नहीं जुड़ पाएगा। अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो वो और जनों से जुड़ सकता है। और इस टेंडेंसी की वजह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं।
एडिशन रिएक्शन शो करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जैसे ये एग्जांपल है, या आर आर का मतलब है कि इधर आगे कार्बन की चेन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, और कितने नंबर की है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं। अपन ना फोकस तो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से। तो अभी देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर इस पे मैं H2 जोड़ू तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, और क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसा कैसे हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड की वजह से ये कार्बन वैलेंसी तो पूरी कर ली, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन जुड़ा हुआ कितने एटम से, 3 एटम से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। ये कितने से जुड़ सकता है, 4, और इसके लिए ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन दोनों पे लग गए। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। अक्सर हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। ऐसा ही एक हाइड्रोजिनेशन जो है वो होता है वेजिटेबल ऑयल। जितने भी अपन ऑयल जो घरों में यूज करते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, वेजिटेबल, बोले तो अपन प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होती है। क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैट। इनके ऊपर जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड फैट में, जिसे वेजिटेबल घी, डालडा घी इस नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट लिखिए, तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल लिखिए तो भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल लिखो तो भी यही रिएक्शन लिखनी है। वेजिटेबल घी बनाने की रिएक्शन लिखे तो भी यही लिखनी है। एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं तो भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू प्रोड्यूस वेजिटेबल घी इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये एग्जांपल है। अब कुछ पॉइंट ध्यान से सुनना। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो किस तरह की फैट है, अनसैचुरेटेड। एनिमल फैट जो होती है वो किस तरह की फैट होती है, सैचुरेटेड फैट होती है। एक और चीज, जनरली ऐसा समझा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फैट्स जो होती है वो हेल्दी होती है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि कुकिंग के लिए कैसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें क्या हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीजें यूज करेंगे तो वो अपने अंदर जाएगी और वो क्या करेगी, हेल्दी रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो अपनी ब्लड वेसल्स में क्या हो सकते हैं, डिपोजिट हो सकते हैं, अपनी स्किन के लेवल के नीचे डिपोजिट हो सकते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं। अगला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी की जगह ले लेता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ अनदर, किसी और की जगह ले लेगा। अब अपनी बुक कहती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे उन्होंने एडिशन रिएक्शन तो शो नहीं की, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर शो करते हैं। इसका एक एग्जांपल लिया, एल्केन ले, और उसकी अभी अपने जो रिएक्शन है वो किससे कराए, क्लोरीन से कराए। एल्केन ले, एल्केन में यहाँ क्या ले रखा है, मीथेन, और उसकी रिएक्शन अपन को किससे करानी है, क्लोरीन से करवानी है, और किसकी प्रेजेंस पे करवानी है, सनलाइट की प्रेजेंस पे। ऐसे केस में यहाँ देखो Cl2 है तो 2 Cl है, एक Cl इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो देखो H4 थे, H3 रह गए, एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह खुद आ गया। जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो दूसरे वाले Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। अपनी बुक में सिर्फ ये इतनी सी रिएक्शन दे रखी, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन हो। तो अगली बार ये CH3Cl होगा, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होगी, वही सनलाइट की प्रेजेंस में। एक और क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। अभी भी इसमें हाइड्रोजन है तो ये CH2Cl2 और क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CHCl3। और ये जो कंपाउंड है बहुत फेमस कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। शायद आपने सुना होगा, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी यूज किया जाता था। CHCl3 की रिएक्शन अगर Cl2 से कराएंगे तो अभी भी रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, CCl4 और HCl बन जाएगा। अब रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सारी रिएक्शन में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। मीथेन जो है इसमें क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो रहा है, ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, और ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो ये अपने था सब्स्टिट्यूशन के बारे में।
इस तरीके से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी टाइप की रिएक्शन होती है, 4 टाइप की रिएक्शन अपन को स्टडी करनी थी, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें अपन को 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखना है, एक इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। तो आप ये नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक लेते हैं जो कि है इथेनॉल। देखो इथेनॉल जो है वो एक तरह का एल्कोहल है, और एल्कोहल कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो उसे एल्कोहल कहते हैं। अब इथेनॉल कौन सा होगा, वो कंपाउंड जो 2 कार्बन का हो और उसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो। उसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, एक ही बात है। ये क्या होगा, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो इथेनॉल जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। ठीक है, वाटर में ये सॉल्यूबल होता है, मतलब पानी में आसानी से घुल जाता है ये। और कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल, इथेनॉल और वाटर का मिक्सर जो होता है, और वो भी कैसा डाइल्यूट मिक्सर, मतलब जिसमें पानी बहुत ज्यादा होगा, इथेनॉल थोड़ा सा होगा, ऐसे मिक्सर को पिया जा सकता है। हालांकि ये एडवाइजेबल नहीं होता कि पीना चाहिए, लेकिन लोग पीते हैं, उन्हें फिर नशा होता है इस चीज का। इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल, लेकिन प्योर एल्कोहल अगर कोई पिए तो ये लेथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और प्योर एल्कोहल को कहते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है वो पीने लायक नहीं होता, लेकिन उसमें वाटर मिलाकर पिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिएक्शन विथ सोडियम। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या होती है सोडियम के साथ रिएक्शन, ये है CH3CH2OH, इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे Na के साथ। Na जो होता है H से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो NaH की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA, और H बाहर निकल जाएगा। या ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2H निकलेंगे, क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और इस कंपाउंड को कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम इथॉक्साइड कहेंगे। और ये रिएक्शन जो होती है अल्कोहल का एसिडिक नेचर शो करती है। क्या शो करती है, एसिडिक नेचर, क्योंकि Na जो है एक बेसिक मेटल होता है, उसके साथ रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। और एक आप ऐसे भी पता है कि मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मेटल है और ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये क्या डिनोट कर रहा है, इसकी एसिडिक नेचर को डिनोट कर रहा है। हालांकि अल्कोहल जो होता है बहुत बहुत ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा वीक होता है कि ये लिटमस टेस्ट भी नहीं देता। अगर ब्लू लिटमस डालें अल्कोहल के अंदर तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर हटना। किसी भी कंपाउंड में से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। और अक्सर डिहाइड्रेशन करवाने के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और एक फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर अल्कोहल को 443 केल्विन, आप टेम्परेचर अच्छे से याद रखें, ऊपर नीचे नहीं करना है, 443 केल्विन की टेम्परेचर पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर इथेनॉल को गर्म करें तो वो डिहाइड्रेशन देगा। इसका मतलब उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो क्या बनाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा। बोले तो क्या बनेगी, अपने एल्कीन बनेगी। ठीक है, ये CH3CH2OH, हॉट कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर आप याद रखें क्या है, 443 केल्विन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस ये जो कार्बन है इस पे OH लगा हुआ है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इधर से तो क्या निकला OH, तो पीछे क्या बचा CH2, इधर CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या बचा CH2, यहां से निकला H और यहां का OH क्या बना लेगा, H2। इधर क्या बचा था CH2, इधर भी क्या बचा था CH2, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हुई, एक एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो इसे वापस समझाता हूं मैं आपको। देखो ये ऐसे कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और आगे क्या लगा हुआ है OH। इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, इसलिए देखो CH2 और OH। और इस पे कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे। अब यहां से तो एक हाइड्रोजन
और यहां से OH किसके फॉर्म में निकल गया, H2O के फॉर्म में। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई थी, इसलिए सिंगल की जगह क्या हो जाएगा, डबल। अब देखो क्या है, CH2 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 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आपको पूछा जा सकता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन समझाइए, क्या होता है अल्कोहल को जब 443 केल्विन पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। इथेनॉल का इथीन में कन्वर्जन समझाइए, ठीक है। इथेनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन उनकी प्रेजेंस में गर्म करने पर क्या होता है। ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, बनाते कैसे इथेनॉल को। तो देखो इथेनॉल को बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं शुगर कैन मोलासेस का। अब देखो ये क्या होता है, शुगर कैन से आप सब जानते हैं शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी रिफाइनिंग के बाद एक ब्राउन कलर का थिक पेस्ट लाइक मतलब सब्सटेंस बन जाता है, और इसमें अभी भी शुगर है। उसका फर्मेंटेशन करवा कर क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजेज। यूजेज क्या है, फर्स्ट यूजेज है इन अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती है उसमें इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की तरह भी क्या करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सर फ्यूल की तरह यूज होता है, जिसे पावर अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज गुड सॉल्वेंट, मतलब ये खुद भी किसी और चीज को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यही वजह इसे मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और मैनी टॉनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस का होता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को हटाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि हैंड सैनिटाइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका स्टरलाइजेशन, मतलब उसके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हार्मफुल इफेक्ट, इथेनॉल जो होता है वो ऐसे तो कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन कंज्यूम करने पर क्या होगा, अपनी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, अपना CNS जो होता है वो अफेक्ट होता है, इसलिए अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चला जाता है, मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो चला जाता है। अपन ऐसे होते हैं ना, इधर उधर गिरने लगते हैं जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और उनके सोचने समझने की जो पावर होती है वो भी वीक होती जाती है, तो मेंटल कंफ्यूजन वगैरह रहना लगता है। और अगर प्रोलॉन्ग कंजप्शन करें, मतलब कोई लोग पीते ही जाते हैं, तो लंबे समय तक पीते रहने से क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो लीवर को खराब कर देता है, और कौन सी डिजीज हो जाती है, फैटी लीवर डिजीज हो जाती है। तो ये इथेनॉल के कंजप्शन के हार्मफुल इफेक्ट थे। एक देखो, एक कार्बन का, ये तो 2 कार्बन का अल्कोहल है CH3 CH2OH, अगर एक कार्बन का अल्कोहल बना है CH3OH, जिसको कहते हैं मीथेनॉल, वो इससे भी कई गुना ज्यादा क्या होता है, खराब होता है। उसको तो अगर कंज्यूम कर ले तो इंसान मर ही जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो होता है मीथेनॉल जो होता है, जब अपने अंदर जाता है तो ऑक्सीडाइज होकर मीथेनॉल बनाता है, और मीथेनॉल अपनी हर सेल का कोगुलेशन कर सकता है, मतलब उसके वाटर कंटेंट अलग हो जाएंगे, बाकी का सब्सटेंस अलग हो जाएगा, तो सेल डेड होने लगेगी, अपन मर सकते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो अपने आंख से पीछे की तरफ एक नर्व निकलती है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है, लाइट वाले चैप्टर में अपन उसके बारे में देखेंगे, ये उसको डैमेज कर देता है, जिससे अपन ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो मीथेनॉल जो होता है वो बिल्कुल कंज्यूम करने के लायक नहीं होता। अब देखो एक और टॉपिक है जिसको आप आगे की स्लाइड से नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूं, डीनेचुरेशन ऑफ या डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं, देखो अल्कोहल तो बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, और लोग उस इथेनॉल को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो उसे रोकने के लिए वो इथेनॉल को अनफिट किया जाता है पीने लायक, मतलब अब उसे पीने लायक नहीं छोड़ना है। तो ऐसा करने के लिए इथेनॉल में कुछ कलर मिला देते हैं, इथेनॉल में मीथेनॉल मिला देते हैं, फिर वो कंज्यूम करने लायक तो रहेगा नहीं, और जब उस पे लिखा होगा तो लोग पिएंगे नहीं, पता है कि अगर मीथेनॉल मिला हुआ है तो मर सकते हैं, इसलिए वो पिएंगे नहीं, या उसमें कुछ कलर मिला देते हैं। तो इथेनॉल को पीने लायक नहीं रखना क्या कहलाता है, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप आगे की स्लाइड से नोट कर लें। तो ये सब अपने किसके बारे में था, इथेनॉल के बारे में, अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला कंपाउंड लेते हैं इथेनोइक एसिड। तो देखो इथेनोइक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इथेनोइक एसिड के नाम में एथ वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 2 कार्बन होंगे,
तो CH3COOH इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, इसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण है कि इथेनॉल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो देखो, इसका कारण है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो उस टेम्परेचर के नीचे वो किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, बोले तो फ्रीज हुई भी रहेगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 17 डिग्री या इससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट फॉर्म में मिलेगा, बोले तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन 17 से नीचे 16, 15, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे या उससे भी नीचे ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होने की वजह से ये जो होता है, ये सर्दियों के दिनों में 17 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम ही टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पर ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है और बर्फ जैसा बन जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, और उसी वजह से इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एक इसका बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है इसकी बेस के साथ। तो देखो, ये है एसिटिक एसिड, ये NaOH क्या है, बेस, इधर से H और इधर से OH, क्या बन जाएगा, H2O। पीछे क्या बचा, CH3CO और Na, CH3CO Na। इसको कहते हैं सोडियम इथेनॉइट या इसे सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड ने जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाया। तो बेस के साथ रिएक्शन करके कौन सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड बनाता है। इसका मतलब ये कैसा है, एसिड है, और इसके नाम में भी आ रहा है वैसे तो इथेनोइक एसिड। ये एसिड जो है एसिडिक नेचर को तो ये रिएक्शन शो करती है। आपको कुछ और पॉइंट भी याद रखने हैं। अल्कोहल में भी मैंने बोला था कि वो भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन अल्कोहल बहुत बहुत ज्यादा वीक होता है, इतना वीक कि कुछ जगह तो ऐसे लिखा होता है न्यूट्रल जैसा ही हो गया। लेकिन इथेनोइक एसिड अल्कोहल के कंपेयर में, अल्कोहल से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल जो था उसने लिटमस टेस्ट दिया ही नहीं था, लेकिन ये लिटमस टेस्ट देता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी भी स्टिल ये एक वीक एसिड है अगर HCl, H2SO4 इन सब से कंपेयर किया जाए तो। HCl, H2SO4 ये सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये दो रिएक्शन है, देखो CH3COH Na2CO3। जब भी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पहले भी आ रखी है, H2O और CO2 बन जाते हो, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, CH3COONA। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो CH3COO और यहां से एक Na, ठीक है। यहां कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ये दोनों Na चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2CH3COONA। कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर पीछे क्या बचा, CO3 में से एक CO2 निकल जाएगी, पीछे क्या बचेगी, CO3 में से CO2 चली गई, पीछे एक ऑक्सीजन बची, वो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 H और एक ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे, H2O। तो जब इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2 बनता है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो भी यही प्रोडक्ट बनते हैं, बस फर्क इतना सा है कि इसका एक मॉलिक्यूल ही काफी होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आप अच्छे से याद रखें। एक और चीज, ये दोनों रिएक्शन करवाने पर क्या पता चला कि निकलने वाली गैस CO2 ही है। तो CO2 का आइडेंटिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, जो गैस निकलती है उसे लाइम वाटर में से पास करवाते हैं, और लाइम वाटर में से जब पास कराते हैं तो मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, जो ये शो करती है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, CO2। और वो मिल्की क्यों होती है, किस कंपाउंड के बनने की वजह से होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं पहले भी एसिड बेस वाले चैप्टर में समझा चुका हूं। आगे चलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन करवाए इथेनॉल के साथ, किसके साथ करवाए, इथेनॉल के साथ, तो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर। अब एस्टर क्या होता है देखते हैं। देखो ये है इथेनोइक एसिड, ये है इथेनॉल, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, यहां से OH और यहां से H, क्या बन जाएगा, H2O निकल गया। तो क्या बचा, CH3CO, CH3CO, OC2H5, CH3CO, C2H, OOC2H5। ये एक तरह का एस्टर है। देखो ध्यान से सुनना, ये था CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसकी रिएक्शन जब अपन इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो इथेनॉल का H और ये OH तो निकल जाते हैं वाटर के फॉर्म में। ये C2H5O जो है OC2H5 ये इधर लग जाएगा और ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं एस्टर। क्योंकि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन से एस्टर बनता है तो इन दोनों के बीच की रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इथेनोइक एसिड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन लिखो। दोनों ही केस में अपन को ये रिएक्शन लिखनी है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो एस्टर बना है वो बहुत ही स्वीट स्मेल का होता है, अच्छी स्मेल निकलती है उससे। यही वजह है कि एस्टर का इस्तेमाल अपन परफ्यूम बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में किया जा सकता है। जितने भी परफ्यूम आते हैं उनमें एस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और उसकी इंपोर्टेंस बताओ। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं और इस रिएक्शन की इंपोर्टेंस क्या है कि जो बनता है एस्टर वो स्वीट स्मेल का होता है, इस वजह से उससे परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाए जा सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके यूजेज। हाँ, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन वो अपन ने इथेनॉल वाले टॉपिक में की थी, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से। वैसे अपन ने ये ऑक्सीडेशन में भी लिखी थी, जो ऑक्सीडेशन का टॉपिक किया था आज ही के वीडियो में, उसमें अपन ने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया था पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। तो वो रिएक्शन लिख सकती है, ठीक है, अगर एग्जाम में प्रिपरेशन रिएक्शन पूछे तो। आगे यूजेज, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन। बाकी की चीज क्या होगी, 5 to 8% तो क्या लेंगे उसमें एसिटिक एसिड, बाकी क्या होगा वाटर। तो वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन विनेगर कहलाता है, जो कि एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है और उसे पिकल्स वगैरह में प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल में भी किया जा सकता है। तो आपको पूछ सकते हैं कि विनेगर क्या होता है, विनेगर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, और ये भी पूछ सकते हैं विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल एस्टर बनाने में भी कर सकते हैं, और एस्टर का फिर आगे अपन पर्पज लिख सकते हैं कि जो कि स्वीट स्मेल होने के कारण परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और भी यूजेज हो सकते हैं, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसके बहुत सारे और भी यूजेज देखेंगे, लेकिन अभी अपन को अपनी बुक में ये 2 लिखे हुए हैं, इसलिए अपन को ये 2 ही लर्न करने हैं। एक अपनी बुक में क्वेश्चन है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में आप डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो 2 चीजों से कर सकते हैं। पहला लिटमस टेस्ट से। इथेनॉल जो होता है वो लिटमस टेस्ट देता ही नहीं है, इथेनोइक एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में। इसका मतलब टेस्ट देगा तो अपन को पता चल जाएगा कि जो टेस्ट देगा वो इथेनोइक एसिड, जो नहीं देगा वो इथेनॉल। एक और, इथेनोइक एसिड जो होता है वो Na2CO3 और NHCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। और अपन को कैसे पता चलेगी कि निकलने वाली गैस CO2 है, जब उसे लाइम वाटर में से पास करेंगे तो मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इथेनॉल की रिएक्शन अगर इन दोनों के साथ करवाए तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो 2 तरीके हैं, पहला लिटमस टेस्ट से और फिर ये रिएक्शन से। तो ये टॉपिक आपको खुद करना है। पहला पॉइंट डालेंगे लिटमस टेस्ट, इसमें आप क्या लिखेंगे कि इथेनॉल लिटमस टेस्ट नहीं देता, इथेनोइक एसिड लिटमस टेस्ट देता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। दूसरा लिखेंगे रिएक्शन विद Na2CO3 एंड NHCO3, इथेनॉल ऐसी रिएक्शन नहीं देता, इथेनोइक एसिड ऐसी रिएक्शन देता है और CO2 गैस बनाता है। कोई तकलीफ नहीं। इसी के साथ अपने आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक टॉपिक करने वाले हैं जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, सोप डिटर्जेंट के बारे में, और वो क्लीनिंग मैकेनिज्म कैसे करते हैं वो सब अपन करने वाले हैं। और वो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।